नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णेय एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, स्थानीय शासन की बात कर रहे थे और स्थानीय शासन सरकार का वह स्वरूप जिसमें ग्राम लेवल तक की सरकारें हैं वो काम कर रही। हमने देखा था कि स्थानीय सरकारें किस तरीके से स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी और स्वतंत्रता के बाद में वो क्या प्रावधान किए गए। उसके बाद हमने देखा था कि 1987 के अंतर्गत एक समिति गठित की जिसने 1989 में वो अनुशंसा की, रिकमेंडेशन की कि संविधान में संशोधन किए जाए। इसलिए 1992 के अंतर्गत संविधान में क्या किए गए बच्चों, दो संशोधन किए गए। एक 73वां संशोधन था और दूसरा था 74वां संशोधन। तेहत्तरवें संशोधन के तहत पंचायतों को दर्जा दिया गया, यानी गांव के अंतर्गत सरकार कैसे हो, पंचायत राज। ग्रामीण सरकार इसको कहते हैं। और दूसरा है नगरीय सरकार, यानी शहरी सरकार। ये दो सरकारें हैं। संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243। 243 के जी में कहा गया है कि जो राज्य सरकार होगी, प्रदेश की सरकार होगी, प्रदेश की जो विधानसभा है वह कानून बनाकर क्या करेगी, 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए उन विषयों पर जो शक्ति देगी, उन विषयों पर काम करने का जो अधिकार पावर देगी वो किनको देगी, पंचायतों को देगी। और जिसमें दिया गया है कि 11वीं अनुसूची है, 11वीं जो शेड्यूल है उसमें तकरीबन 29 विषय रखे गए, 29 विषय। उन 29 विषयों में से हमारे जो कौन कौन से टॉपिक में दिए हुए कुछ गिने चुने उनको आप देख लीजिए। 11वीं अनुसूची में कुछ 10 विषय, जैसे आपका प्रथम पर दिया हुआ कृषि का दिया हुआ, कृषि का है वो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है और इस पर कानून बनाएगी और इसमें काम करेगी वो वास्तव पर कौन करेगी, ग्राम पंचायतें वो ग्रामीण लेवल पर काम करेगी। फिर 11वीं अनुसूची में विषय दर्ज है, तीसरा जो है वो लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल सिंचाई का विकास है वो ग्राम पंचायतें करेगी। यानी गांवों के अंतर्गत आप देख रहे हो किससे तालाबों को है वो पुनः खुदाई का काम किया जा रहा है, या तालाबों में किसी तरह की गंदगी पड़ी है उनको सफाई करने का काम किया जा रहा है, जल प्रबंधन हेतु टांके बनाए जा रहे हैं वो भी काम किए जा रहे हैं। ये कौन करे, ये ग्राम पंचायत को ये काम दिया गया है कि आप उस हेतु क्या करोगे, काम करोगे जो ये विषय दिए गए। छोटी सिंचाई के लिए तो उसके लिए भी है वो ग्राम पंचायत आपको पैसे देगी। ऐसा क्या है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय उल्लेखित है। फिर 8वां जो इसमें दिया हुआ है कि लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण हेतु है वो भी ग्राम पंचायत क्या करेगी, काम करेगी। लघु उद्योग छोटे श्रेणी के उद्योग है उनके हेतु काम करेगी। जैसे आप देखोगे माचिस बनाने का इस प्रकार का छोटा उद्योग है, या फिर वस्त्र की कताई का है, या कोई दरी बनाने का काम है, या कोई किसी भी तरह के अन्य जो छोटे प्रोडक्ट बनाने का काम है, या आप देखोगे किस तरह से जो बिस्तर है वो बनाने का काम है। तो ऐसे छोटे छोटे काम दिए, छोटा जो लघु उद्योग होगा वो काम दिया गया। दिया सलाई उद्योग है, ऐसे उद्योग दिए गए कि उनको जो विकास का काम करेगी वो कौन करेगी, ग्राम पंचायतों को ये पावर दिया गया कि आप ऐसे उद्योग विकसित करो ताकि क्या है लोगों को रोजगार मिले। फिर ग्राम पंचायत को ये दिया गया एक अधिकार कि ग्रामीण आवास की व्यवस्था का भी आप काम करोगे। आप देखोगे गांव के अंतर्गत है वो सरपंच साहब उनको क्या करते हैं, गांव में लोगों के लिए अलग अलग कहते हैं आपके आवास आया हुआ है। तो यह ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है कि ग्राम पंचायतें लोगों की है वो सूची बनाकर भेजेगी आगे सरकार को कि यहाँ पर इन लोगों के रहने हेतु आवास नहीं है, इसलिए ये काम कौन करेगी, धरातल लेवल पर ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम पंचायत ये भी व्यवस्था करेगी कि गांव में लोगों को पीने हेतु शुद्ध पेयजल मिले ताकि लोग अच्छा जीवन जिए। तो पेयजल की सभी के लिए पीने हेतु पानी की पूर्ति का काम है वो भी ग्राम पंचायत का, स्थानीय सरकार का इनका होगा। फिर सड़क है गाँव के अंतर्गत बनाने का, या कोई पुलिया बनाने का काम है वो भी कौन करेगा, वो भी ये ग्राम पंचायत ग्रामीण सरकार करेगी।
गांवों का विद्युतीकरण कैसे किया जाए, उसके लिए भी 11वीं अनुसूची में विषय दिया गया है कि पंचायती राज है वो ग्रामों का विद्युतीकरण, गांवों के अंतर्गत बिजली पहुंचाने का काम करेगी और पंचायती राज गरीबी उन्मूलन हेतु भी काम करेगी। यानी किस तरीके से गांवों के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उन गरीबी को समाप्त किया जाए ताकि वे अच्छे तरीके से जीवन जिए, उसके लिए भी कौन काम करे, पंचायती राज को दिया गया है। फिर पंचायती राज को काम दिया गया कि गांव के अंतर्गत बेसिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो भी कौन करे, वो भी इनको काम दिया गया है पंचायती राज को कि आप शिक्षा की व्यवस्था करें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर जो पंचायती राज संस्थाएं पंचायती राज है उनके तहत ही जो भर्तियां की जाती हैं शिक्षकों की कुछ एक, तो वो भी एक विषय 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया हुआ है। फिर तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, तकनीकी प्रशिक्षण उनको ट्रेनिंग दी जाए और व्यावसायिक जो शिक्षा दी जाए ताकि क्या है लोग अपना व्यापार व्यवसाय गतिविधियां कर सके। वैश्विक और अनौपचारिक शिक्षा का भी काम है वो पंचायती राज को दिया हुआ। आप देखोगे कि कुछ प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम है वो पहले चला था अक्सर स्कूलों के द्वारा, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी साक्षर है उनको करने हेतु ताकि वे अपना नाम लिख सके, अपना हस्ताक्षर करें, तो उसके लिए भी जो 11वीं अनुसूची में शेड्यूल दिया था ये भी काम पंचायती राज का होगा कि वैश्विक और अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बड़े बुजुर्ग लोगों को भी साक्षरता का काम किया जाए। ये काम दिया किसको, पंचायती राज को। फिर आप देखोगे पुस्तकालय, आज भी आप देखोगे गांवों के अंतर्गत कुछ पुस्तकालय बनाने का काम है वो दिया जा रहा है, तो ये भी पंचायती राज के तहत किया गया है कि जो पुस्तकालय जैसे बनाए जाए ताकि लोग वहां पर बैठ करके एजुकेशन का एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जाए। सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेला स्थापित करना समय समय पर ताकि लोगों को रोजगार मिले। साफ सफाई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप देखोगे, डिस्पेंसरी की जो व्यवस्था की गई वह भी पंचायतों का काम दिया गया। पंचायत को यह भी काम है कि वो परिवार नियोजन का काम करे, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उन पर भी रोक लगाने हेतु पंचायतें काम करे। महिला और बाल विकास हेतु, बच्चों के विकास हेतु पंचायतें काम करे। सामाजिक कल्याण हेतु काम करे। समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, ऐसे तबके हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कमजोर लोग हैं उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु क्या करेगी, पंचायत प्रयास करेगी। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है, आप देखोगे गांव के अंतर्गत जो लोगों को राशन मिल रहा है, जो राशन मिल रहा है, आप देखोगे उनको गेहूं मिल रहा है या उनको चावल मिल रहे हैं, उनको शक्कर मिल रही है, उनको केरोसिन मिल रहा है, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये पीडीएस के तहत दिया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत है ताकि लोग क्या कर सके, भरपेट भोजन कर सके। सभी को भोजन का अधिकार के तहत गेहूं है, चावल है, शक्कर है जैसे अन्य उत्पाद भी है वो दिए गए। ये तमाम विषय वो कौन सी सूची के अंतर्गत है, 11वीं अनुसूची में दिए गए, 11वीं अनुसूची। और इसमें विषय रखे गए वो कितने हैं, 29 विषय, 29 विषय रखे गए। आगे देखिए, फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि हम देखेंगे कि जो पंचायती राज की व्यवस्था तो हमने कर ली, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग था उस वर्ग की है वो उपेक्षा की, उसके लिए हमने अलग से एक संशोधन करके एक अधिनियम लाया गया। देखा जाए तो जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, लंबे समय से ये जंगलों के अंतर्गत रहने का काम कर रहे हैं या फिर जंगल है वो इनकी आजीविका का स्रोत हैं। तो जो आदिवासी जातियां, आदिवासी जो जनजातियां थी, इनके लिए पंचायती राज जो 13वां जो संशोधन था उसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया। फलत हमने एक अलग से बाद में सरकार ने देखा कि वास्तव रूप में जो पंचायती राज के अंतर्गत इस वर्ग की उपेक्षा की गई, इन लोगों को फिर है वो शासन में भागीदारी कब मिलेगी, लोकतंत्र में इनको भागीदारी कब मिलेगी। तो इसके लिए हमने एक अलग से अधिनियम लाया गया 1996 का अधिनियम। 1996 में एक अलग से पंचायती राज एक्ट लाया गया 1996 के अंतर्गत। ये कब ले आए थे, ये 1993 में ले आए थे और लागू हो गया था। इसके 3 साल बाद में आदिवासियों को भी पंचायती राज के दायरे में लाए गए। यानी अब क्या हुआ, पंचायती राज का वापस हमने 2-3 साल बाद में दायरा बढ़ाया और कहा कि कुछ ऐसे जो समुदाय, ऐसे वर्ग जो जंगलों में रह रहे हैं, उनकी आजीविका का स्रोत जंगल है या फिर अन्य जगह रह रहे हैं जो कटे हुए, उन समुदायों को भी लो और उनकी जो संस्कृति उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करो। ये व्यवस्था किसमें करो, पंचायती राज में करो, ताकि वे धरातल लेवल पर वे लोग भी इस व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रयत्न है वो किया जा रहा है।
भारत सरकार ने अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा और ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। इसके लिए सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया। कब? 1996 में अलग से अधिनियम बनाया गया और पंचायती व्यवस्था के प्रावधान के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। और पंचायती राज की जो व्यवस्था थी, तो पंचायती राज की व्यवस्था के दायरे में किसको लेकर आगे? आदिवासियों को भी 1996 के अंतर्गत पंचायती राज के दायरे में लेकर आई। कौन? सरकार। दायरे में क्षेत्रों में शामिल किया और अनेक आदिवासी समुदाय में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देख रेख और रीति रिवाज जो मौजूद थे। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं और इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए और निर्वाचित ग्राम पंचायतों को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति भी लेनी पड़ती थी। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार ये था कि स्वशासन की स्थापना स्थानीय परंपराओं को भी बचाना है और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना था जो क्या हो? विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार को समझते हुए। यानी बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य हुआ। 1996 का एक्ट लाए और जो आदिवासी थे उनको भी शामिल किया। साथ ही साथ 2-4 चीजें और भी जोड़ी गई कि जो आदिवासी क्या है, जंगल और जल जोहड़ जैसे जो होते हैं वो उनके क्या है? सामुदायिक संसाधन। इन संसाधनों के ऊपर आदिवासी अपना क्या है? जीवन बिता रहे। आप देखो कि ज्यादातर जंगली उत्पाद है, या तो जंगलों में शिकार के द्वारा या जंगलों से लकड़ियों के द्वारा या जंगलों से वो गोंद एकत्रित करना या कोई ये उत्पाद खाद्य जो फल फ्रूट वगैरह उनको एकत्रित करके ये क्या कर रहे हैं? अपने जीवन जी रहे हैं और अपने रीति रिवाज है वहीं तक के जंगल में बैठकर ये वहीं पर है लोग रहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि ये अच्छा स्थान है और एक काम करो, इसमें नया चीज जोड़ो और स्थानीय जो रीति रिवाज है उनको भी मान्यता दो, ताकि ये लोग क्या है? ज्यादा से ज्यादा इन पंचायतों के दायरे में आए और इन पंचायतों में क्या हो? एक तरीके से राजनीतिक साक्षरता हो, ज्यादा से ज्यादा ये जागरूक होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेंगे तो आगे जाकर क्या है? शासन के अंतर्गत इनकी भूमिका है वो बढ़े। इसलिए हमने आदिवासियों को भी पंचायती राज के दायरे में लाया गया। इस बात का आप ध्यान रखना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आदिवासियों को पंचायती राज के दायरे में लाया गया? तब आप बताओगे 1996 के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था में आदिवासियों को भी लाया गया और उनके जो स्थानीय रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको मान्यता दी गई ताकि वे जंगल जल जोहड़ जैसे अपने जो साझे संसाधन हैं उनका सदुपयोग कर सके और अच्छा जीवन जी सके। ये किसके लिए था? आदिवासियों के लिए था। अब यह पंचायतों के अंतर्गत चुनाव करवाने का काम है वो कौन करेगा? प्यारे बच्चों, यदि पंचायतों में चुनाव करवाने का काम है तो उसमें एक स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य है वो ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा स्वतंत्र एक चुनाव आयोग है, ऐसे स्वतंत्र चुनाव की संस्था स्थापित करे जो पंचायतों के अंतर्गत क्या करेगी? पंचायती राज के और नगरीय निकायों की चुनाव करवाने का काम करे। तो इसके लिए बाकायदा स्पष्ट व्यवस्था की गई और राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। ये काम कहां पर काम कर रहे हैं? ये राज्य में एक, जैसे राजस्थान राज्य है तो राजस्थान राज्य का एक निर्वाचन आयोग बनाया गया जो क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से इन पंचायतों के लिए चुनाव करवाने का काम करेगा। कार्य क्या है? पंचायतों के 3 स्तरों पर चुनाव का कार्य करेगा। कैसे? मतदाता सूचियां तैयार करना, उनका निश्चित कार्यकाल भी तय किया गया। 5 साल से पहले यदि पंचायती भंग हो तो छह माह में
चुनाव करवाए जाए। ये व्यवस्था की गई कि वास्तव के अंतर्गत जो पंचायतों में चुनाव हो उसके लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित की गई जिसका नाम था पंचायती राज, और बिल्कुल ये स्वतंत्र होकर काम करेगी। कैसी है? स्वतंत्र संस्था है। और इस संस्था को काम दिया कि आप है वो राज्यों के अंतर्गत, जो राज्य राजस्थान के अंतर्गत जो पंचायती राज के हैं वो चुनाव करवाने का काम करोगे, और आपका काम है वो अलग अलग काम का बंटवारा कर दिया। और यदि 6 माह 5 साल से पहले यदि इलेक्शन करवाने का काम है तो अभी कौन करेगा? ये राज्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इस पंचायती राज के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होगी। और पहले ये काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन होगा। भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है, ये ऑटोनॉमस है। यह जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत का जो चुनाव आयुक्त है, भारत का चुनाव कहां पर है? हमने देखा था भारत निर्वाचन आयोग, मैंने पढ़ाया था आपको भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग इंडियन इलेक्शन कमीशन करके एक संस्था थी, जो अनुच्छेद कौन सा था? 324 में उल्लेखित है भारत निर्वाचन आयोग, जो क्या करेगी? देखोगे आपके लोकसभा के चुनाव करवाने हैं, राज्यसभा के चुनाव करवाने हैं, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाने हैं, इस हेतु ये क्या करेगी? ये काम करेगी। तो वैसे कि वैसे हमारे यहाँ पर पंचायतों के भी चुनाव करवाने हेतु काम किसको दिया गया है? प्रत्येक राज्यों को दिया गया है कि वह ऐसा चुनाव आयुक्त है, जैसा भारत सरकार का चुनाव आयुक्त होता है वैसे की वैसी व्यवस्था है वो राज्यों में की जाए। और उनको भी जिस तरह से भारत के चुनाव आयुक्त को जो सुविधाएं, फैसिलिटी और जो स्वतंत्रता है, ऑटोनॉमस यानी उनको जितनी जो स्वतंत्रताएं दी जाए, ऐसी की ऐसी जो स्वतंत्रता है वो राज्य चुनाव आयुक्त को भी दी जाए, ताकि क्या करेंगे? पंचायतों के चुनाव करवा सके। तो भारत में भारत का चुनाव आयुक्त बैठेगा, वैसे वैसे राज्यों में राज्य चुनाव आयुक्त होगा। आगे बढ़ी, अगली बात आई वित्त की, यानी पंचायतों के लिए जो चुनाव तो थे आपने करवा दिए, चुनाव आयुक्त करके गठित किया, वह क्या करेगा? पंचायती राज के चुनाव करवाएगा। ठीक है, चुनाव करवाने से क्या सारा चीज हो सकता है? तो कहेंगे कि चुनाव के अलावा उसके बाद में जो कार्य वह महत्वपूर्ण कार्य है कि पंचायतों को अपने काम करने पड़े, अलग अलग काम करेंगे। और उसके लिए हमने 29 विषय है वो भी अनुसूची 11वीं में डाल दिए, उसके मुताबिक कार्य करने पड़े। तो अब उनके लिए एक अन्य व्यवस्था की गई, वित्त आयोग गठित किया गया। क्या किया गया? वित्त आयोग होगा। पंचायती राज अधिनियम के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो प्रति 5 वर्ष में सरकार को पंचायतों को धन या वित्त देने की
अनुशंसा करेगा। यानी बात यहाँ पर मेजर ये निकल कर आई प्यारे बच्चों, बात ये है कि जो वित्त आयोग गठित किया गया वो इसलिए एक प्रावधान किया गया कि एक वित्त आयोग होगा, एक फाइनेंशियल कमीशन होगा, जो कौन गठित करेगा, जो राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान के राज्यपाल गठित करेंगे। और वो कब, प्रति 5 वर्ष में ये आयोग गठित किया जाएगा। और ये क्या करेगा, सरकार को अनुशंसा देगा कि पंचायतों को आप इतने है वो पैसे दो और इन योजनाओं के लिए इतना पैसा देना चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, जो इनको विषय निर्धारित किए गए 29 विषय, उन विषयों हेतु वो कार्य कर सके, गांवों का विकास कर सके। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पंचायती राज को धन देने हेतु क्या व्यवस्था की गई, तो आप कहोगे साहब वित्त आयोग करके गठित किया जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के तहत जो प्रति 5 वर्ष में सरकार को धन वित्त देने हेतु क्या करेगा, अनुशंसा करेगा कि पंचायतों को कितना पैसा दिया जाए, कितना पैसा नहीं दिया जाए और किस काम हेतु कितनी चीज दी जाए, उसके लिए निर्धारण कौन करेगा, ये वित्त आयोग का कार्य होगा। तो प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। और ये आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि जो प्रदेश की सरकार है वो हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग, एक प्रदेश वित्त आयोग बनाएगी। और ये वित्त आयोग है जो राज्य के अंतर्गत स्थानीय लेवल की जो संस्थाएं उनको कितना धन दिया जाए, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका क्या लेगी, ये जायजा लेगी, उनका है वो निर्णय लेगी, उस स्थिति को जांचने का काम करेगी। और ये आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्था के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व बंटवारे का क्या करेगी प्यारे विद्यार्थियों, पुनरावलोकन करेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आयोग बैठेगा वो ये जांच करेगा कि एक तरफ तो ये प्रदेश की सरकार और दूसरी तरफ जो कौन सी है, स्थानीय सरकार है, उनके बीच। दूसरा क्या करेंगे कि राज्य को कितना पैसा रखना चाहिए, पंचायतों को, स्थानीय शासन को कितना देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कहेंगे कि शहरों को कितना पैसा दो और ग्रामीण सरकार है उनको कितना पैसा दो, कितने मात्रा में धन का बंटवारा किया जाए, इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग होगा, वह करेगा। और इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया, ये तय किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटन करना राजनीतिक मसला नहीं बने। और वित्त आयोग की इसलिए स्थापना की गई प्यारे बच्चों कि जो वित्त आयोग होगा वो धन देने का काम है, राजनीतिक मसला नहीं करे कि राजनीतिक सरकार है उस व्यक्ति उस पंचायत को ज्यादा दे या अन्य को कम दे, शहरों को ज्यादा दे या गांवों को कम दे, ऐसा नहीं करे। उसके लिए क्या होगा, एक कमीशन है, ये कमीशन तय करेगा जिसमें जो अनुभवी और जो पढ़े लिखे वर्ग होगा उनसे शामिल होंगे, बड़े अफसर होंगे या अन्य लोग होंगे, वो मिलकर तय करेंगे, विशिष्ट तय करेंगे कि वास्तव में पंचायतों को इन योजना के लिए इतना पैसा दिया जाए। उसका फायदा ये होगा कि एक तो धन का बंटवारा सही तरीके से होगा कि राज्य सरकार को कोई स्कीम पर कितना पैसा खर्च करना है और कितना है वो पंचायतों को देना है। दूसरी बात ये भी तय होगी कि सरकार जो होगी, राज्य सरकार, वो शहरों को कितना पैसा दे और गांवों को कितना पैसा दे, किस योजना पर है वो ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि जो वित्त आयोग है वह कार्य करे ताकि किसी भी तरीके से ये मामला राजनीतिक मामला नहीं बने, सरकार का है वो चुनावी एजेंडा नहीं बने। तो ये बात आ गई वित्त आयोग की। इसका नाम होगा राज्य वित्त आयोग। क्या करेगा, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार के बीच धन के वितरण की अनुशंसा करेगी। दूसरी है
धन कितना देना है यह तय, धन कितना देना है ये तय करेगी। कौन करेगा? ये वित्त आयोग करेगा कि राज्य सरकार कितना पैसा रखे, स्थानीय सरकार को कितना पैसा दिया जाए, और आयोग ये भी तय करेगा कि शहरों को कितना पैसा देना है और कितना है वो गांवों को दिया जाए। इस बात का तय करने का काम भी कौन करेगा? ये नगरीय जो राज्य वित्त आयोग करेगा। ऐसी की ऐसी व्यवस्था ये हमने गाँवों की देखी। अब हम शहरों की देखेंगे कि शहरों के अंतर्गत वास्तव में क्या स्थिति है, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आपने देखी 73वें की। 73वें में किसका है? ग्रामीण सरकार का। क्या कहा जाता है? पंचायती राज। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पंचायती राज। ठीक, कितने स्तर है? 3। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 होगी। ये गांव की श्रृंखला थी। हमने पढ़ा कि इसमें किस तरीके से इनका चुनाव होता है, किस तरीके से है वो इन आरक्षण की व्यवस्थाएं, संविधान में इनकी क्या व्यवस्था की गई संवैधानिक रूप से, फिर इनके चुनाव में किस तरीके से हो रहे हैं, फिर इनके आरक्षण की बात की गई कि साहब आरक्षण की कैसे व्यवस्था की, फिर हमने चुनाव आयोग की बात की कि इनके लिए क्या होगा, चुनाव आयोग होगा। फिर हमने ये बात की कि इनके जो काम क्या होंगे, तो हमने कहा कि 29 विषयों पर ये काम करेंगे। और फिर हमने ये देखी इनको जो पैसे देने काम करने के लिए, उसके लिए वित्त आयोग का हमने गठन कर दिया, और वह वित्त आयोग क्या करेगा? इनको धन देने का काम करेगा। अब अगले इकाई पर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा है वो संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है वो लाया गया। 74वें संविधान संशोधन के तहत जैसे जो गांवों में व्यवस्था की गई थी, ऐसी के ऐसी शहरों के अंतर्गत भी व्यवस्था की गई, और उस व्यवस्था के भी स्तर रखे गए। वो कितने रखे गए? 3 स्तर रखे गए। तो ये नगरीय स्वशासन। नगरों में सरकार के 3 स्तर बनाए गए। नगर में भी कितने बनाए गए? 3 बनाए गए। कौन से बनाए गए उनको देखिए। नगर पालिका लाई गई। कहां पर होगी? छोटे शहर में। फिर ले आए नगर परिषद, और फिर ले आया नगर निगम। और तीसरी कौन सी है हमारी? बड़े शहर जिनकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा, तो ये नगर निगम होगी। तो संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिकाओं से संबंध होगा। ये किसमें कहा गया है? 74वें में कहा गया है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा तय की गई है। कोई शहर कौन सा होगा, किस तरह की शहर की व्यवस्था होगी, और उसमें जो जो चीज आएगी उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो कोई भारत में देखा गया कोई शहरी इलाका है, उसके लिए कम से कम क्या हो? 5000 की जनसंख्या हो, तो वह शहरी कस्बा बन जाएगा। उस इलाके में जो कामकाजी पुरुषों में से कम 75% लोग हैं, वो खेती बाड़ी का काम नहीं करके क्या करें? अन्य काम है वो करें। खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पैसे में वो खेती बाड़ी नहीं करें, नहीं करके अलग नहीं करके अलग काम करे। जैसे इंजीनियरिंग का काम है या टेक्नोलॉजी तकनीकी का काम है, ये सारे जो संगठित रोजगार के काम है वो किए जाए। यानी कृषि के अलावा नहीं हो, उद्योग है, ये काम किए जाए। यानी 75% के आसपास है वो क्या हो? खेती नहीं हो और अन्य काम हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा? शहर कहलाया जाएगा।
जनसंख्या घनत्व एवं कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में के अनुसार जनगणना भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है 2011 की। यानी जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में तकरीबन कितने व्यक्ति रहने चाहिए, 400 व्यक्ति रह रहे हैं, तो आप उसको शहरी इलाके में तब्दील कर सकते हैं, शहरी कस्बा बना सकते हैं यदि 1 वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति रहते हैं। और यदि देखा जाए तो भारत की लगभग 31% जनसंख्या वो क्या कहां पर रह रही प्यारे बच्चों, शहरों के अंतर्गत रह रही। तो ये एक बेसिक शहरों के लिए नीड थी कि कोई शहर कैसा होगा, 5000 से अधिक जनसंख्या है तो उसको शहर के कस्बे में ले लेंगे। 25% से अधिक काम खेती बाड़ी का नहीं होकर उद्योग का अन्य काम है वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शहर में बदलेंगे। और जिसकी जनसंख्या घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर में यदि देखा जाए तो 400 व्यक्ति के आसपास लोग रहे तो क्या किया जाएगा, उसको शहर में तब्दील किया जाएगा। भारत की वो 31% जनसंख्या शहरों में रही। तो ये एक मानक तय किया गया यदि ऐसी व्यवस्था आ रही तो वहां पर कौन सी सरकार स्थापित की जाए, वहां नगरीय सरकार विकसित की जाए, वहां नगरीय सुशासन की सरकारें गठित की जाए, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम जैसी व्यवस्था की जाए, न कि पंचायती राज व्यवस्था जैसी। अनेक रूपों में यदि देखा जाए तो 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है। अब आप देखोगे जो नगरों की सरकार है उसमें अधिकतर संशोधन, अधिकतर जो प्रावधान है वो कैसे, 73वें में जो गांवों में लिए हुए ऐसे के ऐसे जो प्रावधान है वो कहां पर है, 74वें के अंतर्गत लिए गए। और जो 73वें में व्यवस्था की गई वैसी की वैसी व्यवस्था कहां पर की गई है, शहरों में 74वें में की गई है। कुछ विषयों को छोड़कर है वो, बाकी लगभग सब वैसे सभी है। उनका चुनाव का सिस्टम भी है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, पैसे कौन देगा, वित्त आयोग देगा, वो भी व्यवस्था सेम ही करना है। विषय है वो अलग निर्धारित कर दिए, क्योंकि गांवों में कृषि कार्य ये काम हो रहा है जबकि शहरों में अपेक्षाकृत उद्योग कार्य अन्य रोजगार के स्रोत है, तो ऐसे लिए इनके विषय है वो अलग बंटवारा कर दिया। बल्कि व्यवस्था लगभग दोनों के अंतर्गत कैसी है, समान है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण है, विषयों का हस्तांतरण है, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त है, प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में भी शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर भी लागू होते हैं। तो संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों की संस्थाओं पर छोड़ दे और ये काम है संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए। यानी क्या है, जिस तरीके से आप देखोगे 73वें जो संशोधन में आपके चुनाव आयुक्त है राज्य का वो पंचायतों के कर रहा है, वैसे कि वैसे वो काम पर कर रहा है, शहरी निकायों को कर रहा है, आरक्षण का भी काम वही करेगा, विषयों का हस्तांतरण भी है जैसा है, पारदर्शिक धन देने का काम भी है वो भी 73 में उल्लेखित वैसे का वैसा है। यानी बहुत सारी जो व्यवस्थाएं दोनों में एक जैसी की गई है और ये प्रावधान किया गया है कि जो प्रदेश की सरकार है वो कुछ काम शहरों के अंतर्गत किनको छोड़ दे, शहरी निकायों पर छोड़ दे, ये शहरी आयोग है वो करेंगे ताकि काम में क्या है धरातल स्तर पर ये काम करेंगे। जैसे आप देखोगे अपने वार्ड की समस्या शहरी में तो वो आपका वार्ड का जो व्यक्ति होगा वो अच्छी तरीके से ही जानेगा, आपके जो वहां का पार्षद है वो अच्छी तरीके से जानेगा। तो ये व्यवस्था की गई ताकि स्थानीय व्यक्ति को महत्व दिया जाए, वो संबंधित स्थानीय समस्या को ज्यादा और कारगर तरीके से उसका निराकरण कर सके। और इनके लिए जो विषयों का हमने आवंटन किया वो कहां पर किया गया, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया। 74वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची में विषय रखे गए उन पर काम कौन करेगा, ये शहरी निकाय हैं वो काम करेंगे। चूंकि जो 11वीं में उल्लेखित था उन पर तो काम कौन कर रहे थे, पंचायती करने का काम कर रही थी। 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करके कानून भी बना दिए और इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए तकरीबन 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो रहा है। इसकी जो समय अवधि 1994 से लेकर 2004 से लेकर वर्तमान तक है वो कई बार पंचायतों के स्थानीय सरकारों के चुनाव है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज के चुनाव हो चुके हैं। तो ये एक स्थिति थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी कई बार पंचायती निकायों के
चुनाव हो चुके। कब? 1993 में हमने लागू किया, तो 94 से लेकर के 2004 से लेकर 2020 की समय अवधि, यानी अभी हाल ही में वर्तमान में भी पंचायती राज और शहरी निकायों के क्या हुए? चुनाव संपन्न हुए, जो इस बात का निर्धारण कर रहे हैं कि ये चुनाव 73वां और 74वां संशोधन लागू होने के बाद कई बार पंचायती राज और स्थानीय शासन के चुनाव हो चुके हैं। अब इसकी थोड़ी सी आप स्थिति पर गौर कीजिए कि वास्तव में पंचायती राज की क्या स्थिति है, क्या धरातल पर काम हुआ या नहीं हुआ। तो कहोगे कि साहब यदि देखा जाए ग्रामीण भारत में, यदि पंचायती राज की स्थिति आप देखोगे, गांवों में पंचायती राज में क्या स्थिति है, तो ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या है वह 600 से अधिक है। कुछ फैक्ट दिए गए, कुछ आंकड़े दिए गए जो ये निर्धारित कर रहे हैं कि वास्तव में धरातल के ऊपर काम हुआ है। क्या काम हुआ है? जिला पंचायतों की संख्या है वह 600 से ज्यादा है। मध्यवर्ती तथा ब्लॉक स्तरीय संख्या है वहां पर है आप देखोगे 6000 के आसपास है वो लोग हैं। और ग्राम पंचायतों की संख्या है वो तकरीबन 2,40,000 के आसपास है वो ग्राम पंचायतें कार्य कर रही है। यानी जो बड़े पैमाने के ऊपर काम कौन कर रही है? ग्राम पंचायतें कर रही है, जो क्या है? बड़ी स्थिति है। और वास्तव में पंचायती राज जैसी व्यवस्था को ये कारगर बनाने का सिद्ध कर रही है। वास्तव में धरातल स्तर पर पंचायती राज ने काम किया है कि 2,40,000 के आसपास ग्राम पंचायतों के अंतर्गत चुनाव होते हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखोगे ब्लॉक स्तर पर तकरीबन 6000 के आसपास है वो ब्लॉक स्तर पर ये चुनावों का कार्य हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है, जो वास्तव में क्या हो रहा है? जो वास्तव में पंचायती राज को धरातल पर इम्प्लीमेंट तरीका, इनको लागू करने के जो काम हुआ है। अब आप देखोगे शहरों की क्या स्थिति, शहरों में भी आप चले आइए, शहरों में देखोगे तकरीबन 100 से ज्यादा है वो क्या है? नगर निगम। 100 से ज्यादा नगर निगम है वो पूरे देश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। 1400 के आसपास नगर पालिकाएं हैं वो काम कर रही हैं, ये बड़ी स्थिति है। और फिर 2000 के आसपास है वो नगर पंचायतें वो काम कर रही है। ये बड़ा आंकड़ा है जो वास्तव में शहरी निकायों को जो क्या करे? धरातल स्तर पर लागू करने का काम कर रही है। हर 5 वर्ष में इनके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और शहरी निकायों में देखा जाए तकरीबन ये कुछ एक आंकड़ा दिया हुआ कि 32 लाख के आसपास निर्वाचन होता है, जिसमें 13 लाख के आसपास है वो महिलाएं हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति है कि वास्तव के अंतर्गत इनके अंतर्गत काम हुआ है पंचायती राज के अंतर्गत। आगे बढ़िए, देखते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति की क्या स्थिति है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखोगे अनुसूचित एससी और एसटी की स्थिति आप देखोगे अन्य निकायों में, अन्य जो लोकसभा के चुनावों की स्थिति में मैंने आपको बात बताई थी कि लोकसभा के अंतर्गत इनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है राज्यसभा में, और फिर विधानसभाओं के अंतर्गत भी अलग अलग व्यवस्था की गई। तो हमारे यहाँ पर जो स्थानीय निकाय है उनमें क्या इनकी पोजीशन है उनको भी देखेंगे कि अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन अनिवार्य रूप से बना गया है। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें अनिवार्य कर दी गई थी, कंपल्सरी कर दी थी कंपल्सरी रूप से कि इन वर्गों को इन स्थानीय निकायों में क्या किया जाए? रिजर्वेशन दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, ताकि क्या हो? इनका ज्यादा से ज्यादा इनकी भूमिका बढ़े। साथ ही साथ अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है, और इसके अलावा ओबीसी जैसा जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए भी क्या किया है? पंचायत राज जैसे निकायों में, नगरीय शासन व्यवस्थाओं में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति और 8.2% अनुसूचित जनजाति है, जिनको स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचन के सदस्यों में इन समुदाय के सदस्यों की संख्या तकरीबन 66 लाख के आसपास है वो ये निर्वाचित हो रहे हैं, निर्वाचन का काम कर रहे हैं। यानी बड़ा आंकड़ा है। भारत में जनसंख्या में यदि देखेंगे तो तकरीबन 16.2% है वो अनुसूचित जाति की है, और 8.2% अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है शहरों और गांवों में, जिनके तकरीबन 66 लाख के आसपास है वो सदस्य चुनाव होने का काम कर रहे हैं। यानी ये बात ये निकल कर आई कि वास्तव के अंतर्गत इन वर्गों को भी इन स्थानीय निकायों में क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहे हैं, जो क्या है अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका को उजागर कर रहे हैं कि ये वे वर्ग थे जिनको सदियों से उपेक्षित किया गया, समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया गया, शासन की व्यवस्था में ये शामिल नहीं थे, लेकिन वास्तव में पंचायती राज ने अच्छा कार्य किया और इनको शासन में भागीदारी दी गई। तो मोटे मोटे तौर पर हमारा पाठ अध्याय है वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। यानी किस तरीके से पंचायती राज ने कार्य किया,
किस तरीके से वो नगरीय निकायों में काम किया, इनकी किस तरह की कार्य प्रणाली थी, किस तरह के रूपरेखा थी, किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से इनकी वित्त की व्यवस्था की गई, धन की व्यवस्था किस तरह से की गई और किस तरीके से इनको विशेष शक्तियां दी गई, विषय दिए गए कि आप इन विषयों पर क्या करो, स्वतंत्र रूप से काम करो। ये पंचायतों को दिया और ऐसी की ऐसी एज इट इज व्यवस्था हमने किनको दी, नगरों को भी दी। नगरों को भी तीन स्तरों में बांटा गया, उनके लिए है वो तय मानदंड किए गए, जैसे कि गांवों के लिए पंचायती राज के लिए किए थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा कि स्थानीय शासन, गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहा जाता है, स्थानीय शासन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्थानीय शासन किसे कहेंगे, तो आप साधारण शब्दों में कहोगे साहब जो गांव और जिला स्तर का शासन है उसको क्या कहेंगे, स्थानीय शासन कहेंगे। और इस शासन में आम आदमी सबसे नजदीक होता है और इसमें जनता की प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से व कम खर्च में हो जाता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और जवाबदेही, और इस स्थानीय सरकार में क्या हो रहा है, जनता की सार्थक और जवाबदेही और भागीदारी हो रही है, जिससे हम कहेंगे कि वास्तव के अंतर्गत लोकतंत्र की मजबूत होने का काम किसने किया है, पंचायतों ने किया है। नियत और मजबूत स्थानीय शासन, सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। कौन, लोकतंत्र। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों के हाथ में होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था कौन कर रहा है, वैसी व्यवस्था स्थानीय स्तर की सरकार के अंतर्गत की जा रही। आम जनता राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ज्यादा शासन से परिचित होती है, और क्योंकि आप देखोगे गांव की जो समस्याएं हैं वो आम जनता उन समस्याओं से पूर्णतः जानकारी है, और वहां का लोकल व्यक्ति यदि करेगा तो अच्छी तरीके से उस समस्या के निराकरण का कार्य करेगा। प्राचीन भारत में मैंने कहा कि वही जो ग्राम सभाएं काम कर रही थी 1882 में मुकामी बोर्ड अस्तित्व में आए लॉर्ड रिपन के समय, इसलिए स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। और भारत में 1919 के एक्ट में अनेक प्रांतों में गांव पर पंचायतों का कार्य शुरू हुआ, पंचायतें बनने शुरू हुई। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय किनको सौंप दिया गया, राज्यों की सरकारों को सौंप दिया गया, और इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कर दिया गया भाग 4 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 1 जोड़ दिया गया था 40। फिर भारत स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन हेतु 73वां और 74वां एक्ट हम लेकर आए, ताकि क्या किया गया, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज और स्थानीय शासन है वो लागू किया गया, और इनके 3 स्तर है वो लाए गए, दोनों के पंचायती राज के भी 3 स्तर, स्थानीय निकाय के भी 3 स्तर, और इनका कार्यकाल भी तय कर दिया गया, दोनों का 5-5 साल तक काम करेंगे। और इनके लिए कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन है वो काम करेगा। इनके लिए यदि फाइनेंशियल की आवश्यकता होगी तो राज्य वित्त आयोग काम करेगा। ये हमने क्या की, एक व्यवस्था की गई। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का काम है वो एक शुरुआत होती है, लेकिन वास्तविक रूप से कानून रूप से कार्य नहीं हुआ। इसलिए 1987 में एक कमेटी गठित की और उसने अध्ययन करके ये बात की, पी.के. तुंगन कमेटी, उसने रिकमेंडेशन की कि वास्तव में स्थानीय जो सरकार है उनको कॉन्स्टिट्यूशन है वो दर्जा दिया जाए। इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमने 1992 में पारित किया, और 93 के अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया पूरे देश के अंतर्गत, और सरकार के 3 स्तर तय किए गए। 73वें संशोधन में गांवों के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे पंचायत राज व्यवस्था कहा जाता है। 74वां है वो शहरों से जुड़ा हुआ है, और 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय ढांचा, पंचायत समिति, जिला स्तर, यानी 3 स्तरीय ढांचा है वो तय किया गया। त्रिस्तरीय पहला कौन सा आ जाएगा, पहला आपके ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। चुनाव 3 स्तरों पर चुनाव सीधे क्या करेगी, जनता करेगी, इस बात का आप ध्यान रखना। आरक्षण महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, SC/ST के लिए व्यवस्था की गई, और ओबीसी के लिए भी यदि राज्य सरकार को उचित लगे तो राज्य सरकार इसके लिए व्यवस्था कर सकती है। और ये बात में निकल कर आई कि साहब क्या आदिवासियों के लिए आपने प्रावधान किए, तो हमने कहा कि मूल जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ उसने हमने आदिवासियों के लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं किए, फलत 1996 में हमने एक अलग से कानून बनाकर आदिवासियों की जो परंपरा रीति रिवाज है उनको भी मान्यता दी, ताकि उनको शासन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाए। फिर मैं बात करूंगा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, ताकि इनके लिए क्या हो, नियमित समय पर चुनाव हो। और फिर हमने एक वित्त आयोग भी नियुक्त कर दिया, ताकि इनको हर 5 वर्ष की समय अवधि में क्या हो, धन है वित्त देने का काम करे, पैसे देने का काम करे, ताकि अच्छे तरीके से ये कार्य कर सके।
74वां संशोधन शहरों से शहरी शासन की परिभाषा तय की गई। 5000 जनसंख्या, 75% खेती से अलग काम, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और इसके जो काम है जो तय किया गया, चुनाव आरक्षण जैसे वित्त कहां से मिलेगा, चुनाव कैसे होगा, ये सारी की सारी व्यवस्था हमने कहां से जो 73वें संविधान संशोधन में की गई वैसी की वैसी व्यवस्था शहरों के अंतर्गत की, यानी जो गांवों में की वैसी शहरों में की। 73वें और 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन 1994 से 2016 यानी इस अवधि में 4 से 5 बार चुनाव हो चुके और अभी वर्तमान में भी 2020 के अंतर्गत इनके क्या हुए हैं, दोनों स्तर पर चुनाव हुए हैं, चाहे ग्राम पंचायतों का हो चाहे शहरों का हो। विषयों का हस्तांतरण देखा जाए तो पंचायतों के लिए कितना है, 29 विषय तय किए गए और सारे विषय हैं वो गांवों के कल्याण के लिए स्थानीय विकास और कल्याण के विषय होंगे। इन पर कौन है, गांव ही कानून बनाएगा। तो ये मोटे तौर पर बात निकल कर आई। फिर स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? स्थानीय सरकार का कार्यभार कम हो, समाजता की समय और शक्ति दोनों की बचत हो, इसके लिए आवश्यकता हुई। लोगों का अच्छे तरीके से काम का प्रबंधन हो, लोग स्वयं काम करें, इसके लिए आवश्यकता हुई। स्थानीय स्तर पर आपसी संबंध अच्छे हो, इसके लिए आवश्यकता हुई। स्थानीय निकाय द्वारा नवीन योजनाओं को अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त है, इसलिए आवश्यकता हुई। और समस्याओं का कम खर्च पर कम समय में समाधान हो, इसके लिए हमें स्थानीय संस्थाओं की क्या हुई प्यारे बच्चों, आवश्यकता हुई। क्योंकि स्थानीय सरकार क्या कर सकती है, इन चीजों को जानती है कि कम पैसे में आप ग्रामीण लेवल पर कितना काम करो। तो ये जो राज्य के जो केंद्र की सरकार है इस पर काम नहीं करेगी, इन पर कौन करेगा, स्थानीय लोकल की गवर्नमेंट करेगी। स्थानीय शासन का अर्थ है लोगों के द्वारा स्वयं अपना शासन चलाना, स्थानीय शासन कहलाता है और 1982 में पहली बार अस्तित्व में आई। महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने की पुरजोर मांग की थी। राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो और स्वावलंबी करो, ये खुद है वो आत्मनिर्भर होगी तो ही देश का क्या विकास होगा। और उसके लिए अब देखेंगे तो भारत में सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक लागू किया गया, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की क्या है, भूमिका डालने का काम किया गया। देश विभाजन के कारण संविधान का झुकाव केंद्र की तरफ था। क्यों? क्योंकि यदि इनको ज्यादा शक्तियां दे दी गई तो और विभाजन का खतरा है। और स्वयं जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे, अति राष्ट्रवाद के विरोधी व्यक्ति थे और उन्होंने कहा था कि ज्यादा अति स्थानीयवाद को यदि महत्व देंगे तो सभी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है, नव स्वतंत्र राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा और सभी को ये देना संभव नहीं है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे विधानसभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर ने भी बात की थी कि यदि गांवों की व्यवस्था देखोगे तो गांवों में जाति व्यवस्था बहुत ही ज्यादा है, गुटबाजियां बहुत ही ज्यादा होती है, अलग अलग कई बार है वो एक जातियां एकत्रित होकर के अन्य जातियों को दबाने का काम कर रही है। ऐसा होगा तो चुनाव आप देखोगे गांव में आज चुनाव करवाने या शहरों के अंतर्गत स्थानीय शासन के बड़ी गंभीर इतनी खराब स्थिति है कि उन चुनावों की मूल व्यवस्था को भी उन लोगों ने समाप्त कर दिया। एक तो जातिकरण पूरा हो गया, जाति के आधार पर गुटबाजियां हो रही है, लड़ाइयां हो रही है या फिर अन्य मादक पदार्थ है वो वितरित होने का काम करे। ये तो एक बहुत खराब व्यवस्था है जो उस समय अम्बेडकर ने उस समय कहा था वो वास्तव में इस धरातल पर हमें लागू हो रही है। कहीं न कहीं इसमें बुराई भी ज्यादा है, इस कारण इन्होंने विरोध किया था। 73 और 74 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, 92 में संसद ने पारित किया, 13 में इस एक्ट को लागू किया और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई। पंचायतों को 29 विषय ग्राम पंचायत को दिए गए, उन पर 11वीं अनुसूची में दर्ज किए गए और 12वीं अनुसूची में जो दर्ज किया गया वो किसके लिए था, वो शहरी निकायों के लिए वो किया था। किसके लिए, शहरी निकाय के लिए 12वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। शहरों के लिए तय किया। इसी के साथ मोटे तौर पर हमारी जो क्लास है वो यहीं पर हमने स्थानीय शासन को देखा कि किस तरीके से स्थानीय लोगों का शासन, गांव के लोगों का शासन, जिले के लोगों का शासन, ग्रामीण लोगों का शासन होगा, शहर में शहरी लोगों का अपना खुद का शासन होगा। राज्य सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां, धन है और समय पर चुनाव पारदर्शिता पूर्ण करवाए ताकि यह अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था चले। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।